हाय फ्रेंड, एनआईटी अजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को टेस्टिंग और रिफैक्टरी के बारे में पढ़ाने वाले हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिफैक्टरी की कौन-कौन सी टेस्टिंग होती है। तो या रिफैक्टरी की कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनकी टेस्टिंग की जाती है। तो जनरली किसी भी रिफैक्टरी प्रोडक्ट की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली है आपकी फिजिकल, दूसरी आपकी मैकेनिकल और तीसरी आपका थर्मल प्रॉपर्टीज और चौथी आपकी है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थर्मो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो इसमें आती है हमारी पोरोसिटी। अगर दूसरी आती है आपकी डेंसिटी, तीसरी आपकी आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, चौथी आती है आपकी वाटर एब्जॉर्प्शन और पांचवी आपकी आती है श्रिंकेज। यदि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की जहां बात होगी तो वहां पर स्ट्रेंथ की बात की जाएगी कि स्ट्रेंथ के बारे में हमें टेस्टिंग करना होगा कि रिफैक्टरी की कितना स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, उसका मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होता है। इन सब के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अच्छे से। थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है कि थर्मल के यदि हम टेम्परेचर देते हैं तो रिफैक्ट्री में कौन कौन सी परिवर्तन चेंजेस आते हैं या परिवर्तन आते हैं। तो उसके बारे में हमें थर्मल एक्सटेंशन को पढ़ना है, थर्मल कंडक्टिविटी को पढ़ना है, रिफैक्ट्रीनेस को पढ़ना है। अब थर्मो और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा। थर्मो और मैकेनिकल जहाँ पर टेम्परेचर और प्लस प्रेशर यानी लोड होगा वहां पर हमारा ये होगा थर्मो मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो हार्ड मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होता है, क्रीप क्या होता है, ये सारी प्रॉपर्टीज है। तो आज हम जनरली बात करेंगे पोरोसिटीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पोरोसिटी क्या होता है। जनरली पोरोसिटी क्या है, जो मटेरियल के अंदर मौजूद छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको हम पोरोसिटी कहते हैं। कितना छिद्र है उसको हम टोटल पोरोसिटी कहते हैं। ये जनरली दो प्रकार का होता है। हम डिटेल में आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। डेंसिटी होती है कि उसके अंदर कितना मास है, पूरे वॉल्यूम में कितना मास है उसकी डेंसिटी होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब कि उतना कितना वो पार्टी को एब्जॉर्ब कर रहा है। श्रिंकेज क्या होता है कि उस सूखने के बाद कितना उसके उसके में सिकुड़न आता है, श्रिंक होता है। और ड्राई करने के बाद उसमें कितना श्रिंकेज आता है या फायरिंग करने के बाद उसमें कितना श्रिंकेज आता है। तो इसके बारे में हम चलिए डिटेल में बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है। तो जनरली पोरोसिटी पोरोसिटी की बात किया जाए तो किसी भी रिफ्रैक्टिव ब्रिक में मौजूद छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको हम पोरोसिटी बोलते हैं। ये दो तरीके के होता है। एक होता है ओपन पोर, ओपन पोर होता है। दूसरा आपका होता है क्लोज पोर, क्लोज पोर। ये आपके सतह पे होता है, सरफेस पे होता है। ये दूसरा आपका होता है जो क्लोज पोरस होता है, वो अंदर रिफ्रैक्टिव ब्रिक के अंदर होता है। इसको हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इन दोनों पोरोसिटी के बारे में हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से दिखता है। जैसे ये देखें, ये एक टूटी हुई रिफ्रैक्टिव ब्रिक है। इसके अंदर जो ये छोटे छोटे छिद्र है, ठीक है, ये पोर्स है, ये पोर्स है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज पोर्स। जो ये रिफ्रैक्टिव ब्रिक के अंदर है इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोज पोर्स। और ये रिफ्रैक्टिव ब्रिक के अंदर पाए जाते हैं, ना कि किसी सतह पे। ये दूसरी रिफ्रैक्टिव ये है, इसका एक फेस है, सरफेस है, सतह है। इसमें जो ये छोटा छोटा पोर्स है, ये छोटे छोटे जो पोर्स हैं इसको बोलते हैं ओपन पोर्स। ठीक है। तो रिफ्रैक्टरी में जो पोर्स होते हैं वो दो तरीके होते हैं, ओपन पोर्स और क्लोज पोर्स। ठीक है। तो जितना ये जो सतह पे है, जो सतह पे पोरोसिटी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रॉपर्टीज अच्छी ये इसमें जो सतह के ऊपर जो सरफेस पे है पोरोसिटी लो होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पर हमारा लिक्विड मटेरियल होता है। जिसके लिक्विड मटेरियल के संपर्क में यदि रहेगा, ये सतह रहेगा, ये सतह रहेगी, तो ये ज्यादा यहाँ पर पोरोसिटी होगा तो उसमें लिक्विड पेंट्रेट कर जाएगा। लिक्विड पेंट्रेट कर जाएगा तो इसको कोरोड कर देगा, इसका संक्षारण कर देगा। ठीक है। कि ओपन पोर्स क्या होते हैं और क्लोज पोर्स क्या होते हैं। या इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र हैं। तो ये हाई पोरस रिफ्रैक्टिव है, हाईली पोरस रिफ्रैक्टिव है। इसमें ये लो पोरस रिफ्रैक्टिव है, इसमें कम छिद्र है, लो पोरस रिफ्रैक्टिव है। ठीक है।
तो आज नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब बात करते हैं अपेरेंट पोरोसिटी क्या होती है या इसकी। ठीक है, इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? द रेशियो ऑफ पोर, क्या कह सकते हैं? द रेशियो ऑफ पोर्स वॉल्यूम टू इट्स बल्क वॉल्यूम। ठीक है, टोटल ऐसे हम बोल सकते हैं पोरोसिटी इज इक्वल टू, इसको हम क्या कह सकते हैं पोरोसिटी को? टोटल पोर्स अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम है। जैसे कि हम इसको कह सकते हैं, पोरोसिटी को बोल सकते हैं पोरोसिटी इज इक्वल टू टोटल पोर्स, टोटल पोर्स अपॉन बल्क वॉल्यूम, बल्क वॉल्यूम। अब टोटल पोर्स मतलब क्या है? यहाँ पर ओपन पोर्स भी हो जाएगा, ओपन पोर प्लस क्लोज पोर्स, ये टोटल पोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोरोसिटी हमारा परसेंटेज में आती है तो इसको 100 ये बोल सकते हैं हम। पोरोसिटी की डिफिनेशन हो गई। पोरोसिटी को हम यदि परिभाषित करना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि टोटल जो पोरोसिटी है उसका रेशियो होता है बल्क वॉल्यूम का, रेशियो बिटवीन टोटल पोर्स एंड बल्क वॉल्यूम ऑफ रिफ्रैक्ट्री, तो ये हमारे पोरोसिटी हो जाएगा। अपेरेंट पोरोसिटी क्या होता है? अपेरेंट पोरोसिटी वह होता है जो कि हम इसमें केवल पोर्स कौन सा काउंट करते हैं? आपके सतह पे, सतह पे जो भी पोर्स होते हैं, सरफेस पे जो भी पोर्स होते हैं, उसको ही हम लेते हैं पोरोसिटी के रूप में। हम सीखते हैं कि हमारा ये पोरोसिटी से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो प्रभावित हो सकती हैं। मान लिया जाए हमारा जो ये पोरोसिटी हाई पोरस का मटेरियल है, सपोज दैट को ये हमारा पोरोसिटी है, हमने पोरोसिटी कर लिया, ये हाई पोरोसिटी है। अब इससे कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो प्रभावित होंगी? तो फर्स्ट हमारा जो स्ट्रेंथ है, हाई पोरोसिटी होने के कारण यहाँ पे हम हाई लिख सकते हैं, हाई पोरोसिटी होने के कारण हमारा स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो प्रभावित होगी आपकी होगी थर्मल कंडक्टिविटी। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होगी आपकी? थर्मल कंडक्टिविटी। जो तीसरी प्रॉपर्टी इससे प्रभावित थर्मल कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। जो तीसरी प्रॉपर्टी आपकी प्रभावित होगी वो होगी अब्रेशन रेसिस्टेंस, अब्रेशन रेसिस्टेंस इसका डिक्रीज होगा। चौथी प्रॉपर्टीज आपकी जो प्रभावित होगी वो होगी कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन रेसिस्टेंस ये भी डिक्रीज होगा। तो हाई पोरोसिटी होने के कारण ये सारी प्रॉपर्टीज आपका डिक्रीज होंगी, ये प्रभावित होंगी। दूसरे के इस पांचवी प्रॉपर्टीज क्या होगी? डायमेंशनल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, डायमेंशनल स्टेबिलिटी ये क्या होगी? डिक्रीज होगी। जो इंक्रीज होगी वो होगी आपका थर्मल फ्लक्चुएशन। क्या होगा? जो इंक्रीज होगी आपकी थर्मल फ्लक्चुएशन, मतलब अचानक ताप का टेम्परेचर का घटना बढ़ना, ये आपका इंक्रीज होगा। प्लस हीट लॉस को कम करेगा, हीट लॉस को हीट हीट लॉस को ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं जो ये हाई पोरोसिटी होने के कारण ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो प्रभावित होती है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम रिफ्रैक्ट्री कहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रभावित होंगी। तभी हमें पता चलेगा कि एज ए सिरेमिक इंजीनियर या रिफ्रैक्ट्री इंजीनियर हमें कौन सी रिफ्रैक्ट्री कहाँ पे लगानी चाहिए, पोरस कहाँ पे लगानी चाहिए और डेस्क कहाँ पे लगानी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, इसके जो पोरोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करता है? जनरली जो यदि कि हमारे जो पोर्स हैं, जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं रिफ्रैक्ट्री के, यदि वो कंटिन्यूअसली में होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो बहुत डेंजरस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? डेंजरस हो जाएगा। और यदि पोरोसिटी हमारी जो छोटे छोटे छिद्र है तो अल्टरनेटली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है तो लो डेंजरस होगा। दूसरा किस किस पे डिपेंड डिपेंड करता है कि उसके पार्टिकल साइज पे।
यदि हाई पार्टिकल साइज होगा, पार्टिकल साइज लार्ज होगा, लार्ज पार्टिकल साइज होगा, तो उसके उसकी जो पोरोसिटी होगी वो हाई होगी। और लो पार्टिकल साइज होगा, पार्टिकल साइज यदि लो होगा तो उसकी पोरोसिटी लो होगी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमारे लोगों को समझ में आया होगा कि पोरोसिटी क्या होती है, हाई पोरोसिटी होने के कारण कौन कौन सी प्रॉपर्टी प्रभावित होंगी, और लो पोरोसिटी होने के कारण क्या क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्रभावित होंगी। ठीक है, तो अपेरेंट पोरोसिटी, अपेरेंट पोरोसिटी की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अपेरेंट पोरोसिटी में ओपन पोर्स को लिया जाता है। ओपन पोर्स क्या होते हैं? ठीक है, ओपन पोर्स ये हमारे क्या है, ओपन पोर्स है। ये हमारे क्लोज पोर्स है क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव ब्रिक के अंदर पाए जाते हैं, और ये ओपन पोर रिफ्रैक्टिव ब्रिक के सतह पे सरफेस पे पाए जाते हैं, इसलिए क्लोज पोर है। यदि हम अपेरेंट पोरोसिटी का एपी एपी कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे ओपन पोर्स को लिया जाएगा। यानी अपेरेंट पोरोसिटी को लिया जाएगा तो क्लोज पोर्स को लिया जाएगा। यदि टोटल पोरोसिटी लिया जाएगा, टोटल पोरोसिटी लिया जाएगा तो लिया जाएगा आपको ओपन क्लोज पोर्स और ओपन पोर्स दोनों को जोड़ लिया जाएगा। ओपन पोर्स प्लस क्लोज पोर्स को जोड़ लिया जाएगा तो पोरोसिटी निकलेगी। यदि अपेरेंट पोरोसिटी, अधिकतर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, अपेरेंट पोरोसिटी को ही निकालते हैं रिफ्रैक्टिव ब्रिक की। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक, ये टर्म आपको समझ में आया? ठीक, तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं जिस उसको रिफ्रैक्टिव को प्रभावित कर सकती हैं। अब आते हैं पोरोसिटी मेजरमेंट मेथड। पोरोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसको दो विधियां हैं जिसके द्वारा हम निकालते हैं, बॉइलिंग मेथड, दूसरा वैक्यूम मेथड है, एवेक्यूएशन मेथड। ठीक है, इन दो विधियों के द्वारा हम अपने किसी भी रिफ्रैक्ट्री की पोरोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी रिफ्रैक्ट्री को कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी रिफ्रैक्ट्री ब्रिक की पोरोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए ये दो विधियां अपनाई जाती हैं, वेलिंग मेथड और एवेक्यूएशन मेथड। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी दूसरे वीडियो में बताएंगे कि प्रोसेस क्या है इसको फाइंड आउट करने के लिए, बॉइलिंग मेथड क्या होता है, वैक्यूम और एवेक्यूएशन मेथड क्या होता है। आज हम ये सारे टर्म को समझ लें, ताकि यदि हम उस समय पढ़ाएं तो सस्पेंडेड बेड क्या होता है, सॉफ्ट बेड क्या होता है, ड्राई बेड क्या होता है, इसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है कि कुल मटेरियल की मास अपॉन वॉल्यूम होता है। इसी डी की डेंसिटी की बात करें तो ये क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब यहाँ मास अपॉन वॉल्यूम जो है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो डेंसिटी होती है, मटेरियल की डेंसिटी होती है, जो हमारी मटेरियल की एक्चुअल डेंसिटी होती है, और जो रिफ्रैक्ट्री या सिरेमिक ब्रिक की जो डेंसिटी होती है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि रिफ्रैक्ट्री या सिरेमिक जो प्रोडक्ट होता है उसमें पोरोसिटी पाई जाती है, इसलिए उसको हम बोलते हैं बल्क डेंसिटी। जो उसको फाइंड आउट करते हैं वो बल्क डेंसिटी। यदि हम ग्लास या लिक्विड या मेटल्स की बात करें तो उसमें हम डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, और सिरेमिक प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें बल्क डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। बल्क डेंसिटी में क्या किया जाता है, जो पोर्स होते हैं उसको भी काउंट किया जाता है। ठीक है, बल्क डेंसिटी में क्या होता है, पोर्स को भी ले लिया जाता है। पोर्स मास पोर्स अपॉन डेंसिटी बल्क वॉल्यूम इज इक्वल टू बल्क डेंसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो डेंसिटी रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? यदि हम पता करना चाहें कि डेंसिटी रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो डेंसिटी अगर पोरोसिटी से ये डिक्रीज हो रही है, तो यदि हम पोरोसिटी को कम कर दें, पोरोसिटी को हम क्या करते हैं, डिक्रीज कर दें, और डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा, अब्रेशन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज उससे इंक्रीज हो जाएंगी यदि हम डेंसिटी को बढ़ा दें। ठीक है, अभी वर्ड आते हैं ड्राई वेट क्या होता है। तो ड्राई वेट वह होता है जब हम किसी भी सैंपल को ओवन में 120 110 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर दो घंटे के लिए जब उसको ड्राई करते हैं, उसके बाद निकालने के बाद हम धीरे धीरे ठंडा करने के बाद ठंडा करने के बाद जब उसको हम वेट करते हैं तो वो हमारा ड्राई वेट होता है। सस्पेंडेड वेट क्या होता है? सस्पेंडेड वेट होता है, मान लिया जाए हमारा कोई बीकर है। ठीक है, बीकर है और उसमें हमारा सैंपल है। ठीक है, इसके लिए आप फिगर आपको, ठीक, ये यहाँ पर ये सैंपल है, और इसको हम पानी में लटकते हुए भार के को हम भार में, यानी हमारा पानी में लटकता हुआ सैंपल हो और उसका वेट जो लेते हैं वो सस्पेंडेड वेट होता है। अब सॉफ्ट बेड क्या होता है, यहाँ से हमारा सैंपल निकालने के बाद और उसके जो सतह पे, इसके सतह पे जो भी पानी है उसको अच्छे से थोड़ा ऊपर से धीरे से पोंछ देने के बाद, पानी को हटा रिमूव करने देने के बाद जो वेट होता है,
वो हमारा सॉफ्ट बेड होता है। सॉफ्ट बेड में क्या होता है, जो भी पोरोसिटी होती है उसमें वाटर भर जाता है, पानी भर जाता है, और ऊपर की जो सतह का पानी है उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद जो वेट लिया जाता है वो हमारा सॉफ्ट वेट होता है। तो ठीक है, अब यदि हम यहाँ बात करें, इससे आपको समझ में आ गया होगा, इस फिगर की बात करें, ठीक है। यदि ये जो हमारी रिफ्रैक्टिव वेट है, ये ब्रिक है, इसके जो सरफेस पे है छोटे छोटे छिद्र है, इसे सरफेस ओपन पोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, ओपन पोर्स बोलते हैं। यदि ओपन पोर्स ज्यादा होगा तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव लगाई जाएगी, तो इस तरीके से कोरोड हो जाएगा। ये देख रहे हैं, कोरोजन होता है। यदि ओपन पोर्स ज्यादा होंगे, यानी पोरोसिटी हाई होगी, तो इस तरीके से रिफ्रैक्टिव कोरोड हो जाएगा, उसका संक्षारण हो जाएगा। क्योंकि वहां पर हमारा हाई टेम्परेचर होता है। जैसे ग्लास इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा लिक्विड मटेरियल है, बैच रूप में है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लिक्विड मटेरियल है, जो हमारा बैच रूप में है। और इसके यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो और ये प्लस टेम्परेचर प्लस क्या है, लिक्विड मटेरियल होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, लिक्विड स्लैग होता है, या हमारा ग्लास होता है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, यहाँ पे पोरोसिटी हाई होगी, तो यहाँ पर ये लिक्विड मटेरियल पेंट्रेट कर जाएगा और इसका इसी तरीके से संक्षारण कर देगा। इसलिए सतह पे जो ओपन पोर्स है बहुत कम होने चाहिए। ओपन पोर्स कम होगा तो उसकी डेंसिटी हाई होगी, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, थर्मल कंडक्टिव बढ़ जाएगी, तो ये सारी प्रॉपर्टी हाई हो जाएंगी, ठीक है। ये क्राउन की ब्रिक्स है, तो वहां पर भी जो हाई प्रेशर को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर को स्टेबिलिटी होना चाहिए, इस सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम पोरोसिटी को कैसे फाउंड करते हैं, डेंसिटी को कैसे निकालते हैं, तो इसको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से सीखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।